रही है। चलिए दोबारा से आप लोगों का स्वागत है। ये उस मीटिंग का छूटा हुआ पार्ट, दूसरा पार्ट 2 है ये। जो लोग इस मीटिंग को बाद में देखेंगे उससे पहले आप पार्ट 1 इसका देख लीजिएगा यूट्यूब पे। ये अपलोड कुछ देर में होगा तो, क्योंकि उसमें हमने बात रखी है और जो लोग भी सिलेक्टेड नहीं हुए हैं खासकर उनके लिए ही, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनकी जो सलाह है उसको हमने उसमें रखा है खासकर। और लोग भी अभी ऐड होंगे धीरे धीरे। पूजा जी ऐड हुई हैं। पूजा जी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर। पूजा जी इस बार अच्छा आप तो क्या है, आपको मिला कोई डिपार्टमेंट इसमें? कौन सा है? हाँ सर, कैग मिला है। अरे कैग, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। हाँ सर, आपको भी। चलिए, आप परेशान ज्यादा थी ना कि क्या होगा नहीं जी होगा, सर, बस बहुत परेशान। कहता था होगा सब। देखिए, एक एटीट्यूड रखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड, सब होता है। जी सर। हाँ। और अभी एक लोग राजेंद्र जी थे दिल्ली से, उन्होंने कॉल किया, उनका नहीं हो पाया, लेकिन मैंने वही कहा उनका एज भी शायद इस बार वो हो गया है। तो कहा कि आप तैयारी करिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आते हैं ना जिसमें एज की वो बाध्यता नहीं होती। अभी एज 35 साल तक भी दिया जाता है इस तरीके से। तो हैं बहुत सारे साथी जो है हमारे, वो लगे हुए हैं तैयारी में। तो पूजा जी आप बताइए, प्री में आपका कितना था? आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आप कहाँ से हैं, प्री में आपका कितना था, किस कैटेगरी से आती हैं, ताकि और लोगों को मालूम चल सके। सर हम कोलकाता से हैं। हम्म। मेरा प्री में 166 था और कैटेगरी कैटेगरी 80। एससी कैटेगरी में 166 था। देखिए बहुत अच्छी मार्क्स हैं आपके। और मेंस आपने कैसे लिखा था? मेंस के बारे में जरा बताइए कि कैसे अटेम्प्ट लिया था आपका, कैसा गया था? सर मेंस तो मतलब पिछली बार भी मतलब मैंने तैयारी किया था, इस बार तो कुछ खास तैयारी मेरा नहीं था। हम्म, बट फिर भी पढ़ा हुआ टॉपिक तो मिलता नहीं है सर। बट जो टॉपिक को मिला मैंने वो कंसेप्ट बनाया कि हम्म, ठीक है, जो चीज है पहले वो क्या चीज है हम्म, उसको पहले एक्सप्लेन करे। हम्म। वो उसका जरूरत क्या है, उससे लाभ ऐसे क्या है, आप हानि ऐसे के क्या है। बारे में बता रही हैं? हाँ सर, इसी के बारे में। यानी आपका ये दूसरा अटेम्प्ट था? वैसे हाँ सर। पिछली बार आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया था? नहीं सर, पिछली बार हाँ। मेरा मेरिट में नाम नहीं आया था। हाँ तो देखिए, अभी पिछली बार जो आपका सिचुएशन था वो इस बार हमारे कई साथियों के साथ है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। आप उस समय जैसा फील कर रही होंगी, आप अच्छे से फील कर सकती हैं कि अभी जो साथी सिलेक्टेड नहीं हुए हैं उनकी फीलिंग को आप समझ जी सकती होंगी। तो उनके लिए क्या कहना जी। चाहेंगे कि कैसे वो क्या करें, मतलब उनको अभी क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, बताइए क्या लगता है आपको? सर सबसे बड़ा बात तो ये है कि मतलब मायूस तो बहुत ज्यादा हो गए होंगे। हम्म, वो मेरे बाद से उनका ठीक तो होने वाला अभी फिलहाल नहीं है, 1-2 दिन। हम्म। क्योंकि मैं खुद 3-4 दिन तक मतलब बहुत ज्यादा नहीं परेशान देखिए, थी, लेकिन जब वो तो है, कुछ दिन लेकिन बाद। आप बस ये कहिए, हाँ सर, वो हाँ तो सर। ठीक होना ना होना उनकी, आप अपनी तरफ से जो उनको हाँ कह हाँ हाँ, सकते हैं उनके लिए जो है वही बता है दीजिए। सर ना। जब जब कुछ दिन बाद उनको रियलाइज होगा कि हम कितना गलत थे, मायूस होना नहीं चाहिए। ठीक है, एक दिन थोड़ा मूड अपसेट है, लेकिन ये करना चाहिए ना, फिर उसी जुनून के साथ सोचना चाहिए कि ठीक है, जो इस बार कमी रह गया है उसको पूरा करेंगे। क्या क्या चीज हम ठीक से नहीं कर पाए थे, किस चीज पे हम फोकस नहीं कर पाए थे, वो सब चीज को पूरा करना चाहिए सर। मतलब और अपनी कमी मुझे को लगता है कि समझना ना है और सर, एक बार सुधारना है। सिलेक्शन नहीं होने के बाद ना हम्म। दोबारा ज्यादा जुनून आता है, मेरे को ऐसा लगता है। बिल्कुल सही लगता है आपको। और जी सर। जो सही में अंदर से मजबूत इंसान होते हैं ना, उनमें ऐसा ही जुनून आता है और आना भी चाहिए। क्योंकि एक बार सेलेक्ट नहीं जी हुआ सर। तो दूसरी बार इतनी जुनून के साथ, इतनी मेहनत के साथ तैयारी करूंगा या करूंगी कि अगली बार तो फिर एक सीट भी रहे तो वो मेरा हो। यही चीज है। जी सर। तो वही है, देखिए आप पूजा जी का भी सिलेक्शन पिछली बार नहीं हुआ था। मैं क्यों पूछ रहा हूँ? ताकि आप लोग, मेनली ये सेशन उन्हीं लोगों के लिए जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं उनके कष्ट को समझ रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि वो लोग इस वीडियो को देखें और समझें कि क्या दिक्कत, क्या कमी रह गई, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी टेंशन में चल रहे हैं, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं क्या करूं, गलत कदम उठा लूं, क्या है नहीं है, लास्ट टाइम था। जिंदगी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती है मेरे भाई, मायूस बिल्कुल नहीं होना है। हाँ तो पूजा दीदी ये बताइए, पूजा जी अब मेंस के लिए आप बता दीजिए कि मेंस में आपने ट्रांसलेशन कैसे लिखा और एस्से में आपने क्या फोकस किया। क्या आपने पेज भरने पे फोकस किया, मैटर पे फोकस किया, क्या वर्ड्स लिमिट थे आपके, कितना लिखा आपने, जरा बताइए उसके बारे में। नहीं सर, पेज भरने पे मेरा इरादा कभी शुरू से कभी नहीं रहा है। हम्म, हम क्या है कि मतलब जो लिखते हैं सर, टू द पॉइंट लिखते हैं। और टॉपिक से ही, अगर मान लीजिए पढ़ा हुआ टॉपिक नहीं भी है तो भी क्या है, जैसे कि इस बार एफोरेस्टेशन मैंने लिखा था।
तो क्या था कि वो मतलब हम लोग कोई भी एफोरेस्टेशन को तो मतलब पूरी तरह से तो कोई तैयारी करके जाता नहीं है। वो तो टॉपिक के अंदर हम लोगों को मिल जाता था कि एफोरेस्टेशन क्या चीज है थोड़ा बहुत। तो इसी को एलाबोरेट किया मैंने, मतलब इसके बारे में पहले लिखा, एक्सप्लेन किया क्या चीज है, इसका जरूरत क्या है, मतलब उसके बाद फिर इससे क्या, इसका मतलब जरूरत क्यों पड़ रहा है, ऐसा क्या सिचुएशन है जो भी है, मतलब क्लाइमेट चेंज वगैरह को इंक्लूड किया था, ग्लोबल वार्मिंग ये सब को इंक्लूड किया था। उसके बाद नहीं होने से क्या प्रभाव पड़ रहा है अभी, ये सब चीज करते हुए कंक्लूजन लिखा था। मतलब सारे एस्पेक्ट्स को आपने देखा। और दूसरी चीज ये है कि प्रिडिक्टेबल नहीं होता है एसए के टॉपिक। ये बात तो इस बार एसएससी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया जी सर, जी कि सर। तुम जितना प्रिडिक्ट कर लो, तुम्हारे पूछने समझने से नहीं आऊंगा, लेकिन ऐसा कोई टॉपिक नहीं था जो आपका पढ़ा हुआ या सुना हुआ ना हो, बिल्कुल ही नया हो, ऐसा नहीं है। जैसे एक वर्क फ्रॉम होम था ना टॉपिक इस बार, और एफोरेस्टेशन था, और शायद एक गांधी जी वाला कुछ था, ध्यान नहीं आ रहा। तो ये सब था। तो अब एफोरेस्टेशन देखिए, वृक्षारोपण के बारे में जैसे था। तो अब ये चीज तो आप जो 5 क्लास का बच्चा है वहां से पढ़ाई शुरू होती है कि कैसे पर्यावरण को बचाना है, इस बारे में तो आप शुरू से नॉलेज रखते हैं। उसी नॉलेज को फिर अपने जो आप अभी तक आपने जितना पढ़ा है समझा है, उसी को एक अच्छे फॉर्म में आपको लिखना है ना। अच्छा, राइटिंग से क्या लगता है, आपकी राइटिंग कैसी थी, मतलब क्या लगता है कि राइटिंग से प्रभाव पड़ता है क्या? नहीं, राइटिंग से तो प्रभाव तो मेरे को नहीं लगता पड़ता है, ऐसे मेरी राइटिंग अच्छी है, बट साफ सुथरा लिखा होना ज्यादा जरूरी है सर, मेरे को पढ़ा लगता पढ़ने है। योग्य होना चाहिए, राइटिंग, बस ये ज्यादा, हाँ वही कह रहा हूँ। जी सर, हाँ, साफ सुथरा हो, रीडेबल हो, मुझे ये लगता है। हाँ क्योंकि वही चाहिए। राइटिंग मान लीजिए अच्छी हो और उसमें बहुत ज्यादा कटकुट है तो मेरे को लगता है मार्क्स कटेंगे। चलिए, और जो डाउट्स हो सकते हैं कि अच्छा आपने पेज कितने लिखे, जरा ऐसे में वो बताइए कि कितने पेज आपने, अगर पेज की बात करूँ तो कितने पेज आपके भरे थे? मैंने हिंदी में 3 साइड से ज्यादा लिखा था। मतलब एक पेज लिखा, फिर एक उसके पीछे लिखा, और फिर एक हम्म, उसके बाद लिखा? उसके बाद चौथा पेज में भी शायद थोड़ा सा लिखा था मैंने हिंदी में। वैसे हाँ। मुझे हिंदी के ऐसे से सेटिस्फेक्शन नहीं था, मतलब स्टार्टिंग जो था ना उसका उतना अच्छा मैंने नहीं किया था। लेकिन हाँ, इंग्लिश ऐसे का मैंने थोड़ा उससे कम लिखा था। हम्म। 3 साइड से भी शायद मैंने थोड़ा सा कम लिखा था, बट हाँ, इंग्लिश ऐसे मेरे को अच्छा। ग्रामर वगैरह भी मेरा मतलब थोड़ा ठीक है, हम्म। गलती वगैरह मैंने नहीं किया था ग्रामर में। हम्म। जो भी लिखा था एक्यूरेट लिखा था, सेंटेंस मेकिंग वगैरह इस पर ध्यान देते थे शुरू से ही। और प्रैक्टिस वगैरह ट्रांसलेशन का पीजीडीटी का बुक से करते थे हम। हम्म। अच्छा, अच्छा, गरम भात दे दिया तो हमके ये लगे। देखिए कितना मतलब इनको ये है। मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ कितने पेज भरे आपने, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना हमारे साथी, इस चीज पे फोकस ज्यादा करते हैं। इनका सवाल यही रहता है कितना पेज लिखेंगे तो ठीक रहेगा। तो आपको एक चीज तो क्लियर हो गया, मैंने इतने साथियों से बात किया कि उनका पेज भरने पे कभी फोकस नहीं था, क्योंकि आप बीए एमए का पेपर नहीं दे रहे हैं कि पेज भरा हुआ होना चाहिए, टीचर आपको दे देगा। वो आप में एक ट्रांसलेटर ढूंढ रहे हैं। तो आपको पेज भरने पे फोकस नहीं देना है। अगली बार के लिए मैं बता रहा हूँ, ये जो साथी हमारे नए तैयारी कर रहे हैं, पेज भरने पे कभी फोकस नहीं करना है। मैटर ये क्या करता है, जैसे पूजा जी ने बताया कि उन्होंने 3 पेज लिखा, 3.5 पेज लिखा हिंदी में, और इंग्लिश में लगभग लगभग 3 पेज के आसपास लिखा। तो मैटर क्या करता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप 2 ही पेज, 3 पेज, 2.5 पेज जो भी लिख रहे हैं, उसमें आप मैटर क्या लिख रहे हैं, यानी कि आप कितना रिलेवेंट लिख रहे हैं टॉपिक से। जो टॉपिक आपका दिया गया है उससे संदर्भित जो बात है वो आप कितना लिख रहे हैं। पता चला आपने पेज भर दिया, इधर उधर की बातें लिख दी, उससे आपके मार्क्स और कट जाएंगे। दूसरी बात कि 500 वर्ड लिमिट जो क्रॉस कर गए होंगे उनके मार्क्स भी कटे होंगे। एसएससी ने साफ स्पष्ट शब्द में लिखा था कि आपका जो है वो क्वेश्चन जो था कि 500 वर्ड से एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो वर्ड लिमिट का ख्याल, ऊपर से अगर कम भी लिख रहे हैं तो इस बात से तनिक भी नहीं सोचिएगा कि मैंने 3 पेज लिखे होंगे तो ना मार्क्स मेरे कट गए होंगे, बिल्कुल नहीं। आपके सामने में उदाहरण है पूजा जी, या ऐसे ढेर सारे लोग हैं कि जो 5 पेज नहीं लिखते हैं, है ना, जो ही लिखते हैं लेकिन वो अच्छा लिखते हैं। अच्छा इन द सेंस कि टॉपिक से रिलेटेड बातें लिखते हैं। दीपिका जी ये बताइए कि आपने जो ऐसे लिखा था, तो वर्ड्स वगैरह कैसे चूज किए थे आपने, किस तरह के वर्ड्स लिखे थे आपने? यस सर। सर वर्ड्स तो मैंने अपने हिसाब से इजी ही लिखे थे, मतलब जो कि मैं कहूंगी कि वोकेबुलरी मैंने इजी लिखी थी जो कि सबको समझ आए। ऐसा नहीं कि बहुत भारी भरकम शब्द लिख दिए, हम्म। मतलब सही शब्द लिखे थे जो मुझे भी समझ आए और चेकर को भी समझ आए। हम्म। हाँ
हाँ जी, मतलब कि डेली वर्ड जो यूज करते हैं, डेली यूज के वर्ड्स होते हाँ हैं जी, जो हाँ जी, नॉर्मल, जो हम वैसे लोग ही लिखे बोलचाल थे। की भाषा में है। नॉर्मल वर्ड्स लिखे थे मैंने, हाँ, एक दो वर्ड ऐसे हो सकते हैं जो थोड़े से हो, मतलब हाँ, मतलब कुछ ऐसा वैसे। वर्ड आपने नहीं लिखा कि एकदम जो जिसका डिक्शनरी से मीनिंग ढूंढना नहीं नहीं, पड़े, बिल्कुल नहीं, या जो मैंने आम बोलचाल की बहुत भाषा में नॉर्मल समझ वर्ड्स में ना लिखे। आती हो, ऐसी बातें आपने। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल नॉर्मल वर्ड्स लिखे थे सर मैंने। तो अब इस चीज से क्या सीखना है आप लोगों को, कि आपको जो वर्ड लिखने हैं वो आपको इस तरीके से मतलब दिखाना नहीं है कि मुझे वर्ड का बहुत ज्यादा ज्ञान है, मैं बहुत सारे वर्ड्स जानता हूं, या उसके सिनोनिम्स आप प्रयोग कर रहे हैं बार बार। इसकी कोई जरूरत नहीं है। चेक करने वाला आपको ये कभी नहीं देखता है ना, कि आप पता चले कि हर वर्ड में उसके एक्स्ट्रा वर्ड घुसा रहे हैं जो जरूरत जहां पे नहीं है उतने हार्ड वर्ड्स की। ठीक है, तो मेन है कि आप जो है टॉपिक को पकड़ के चलिए, टॉपिक से ज्यादा डेविएट नहीं होना है। वर्ड आपका एकदम सिंपल रहेगा, कुछ वर्ड्स आप डाल सकते हैं एक्स्ट्रा। अच्छा, आप ये बताइए कि जो आपने ऐसे जो लिखा था, मेनली मेंस पे बात कर रहा हूँ, तो इसमें आपने क्या ऊपर में कुछ लाइन वगैरह, कोटेशन वगैरह का यूज किया था, क्या कैसे? सर मैंने कोई कोटेशन नहीं लिखी थी, हम्म। क्योंकि सच कहूँ तो इतना टाइम भी नहीं था कि कोटेशन या डेटा डाला जाए। टाइम तो मैंने इतना सिर्फ, कम था कि लिखते लिखते जब बेल हाँ खत्म वही होगी तब वही, तक आपका हाँ पेन जी, रुकता है। टाइम बिल्कुल, वही। कोई बहुत मैनेज कर लेगा ना तो 5 मिनट से हम्म। 7 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट इतना ही बचा पाता है, हाँ जी सर। जो कि जी, जिसकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। नहीं तो मेंस के एग्जाम में बिल्कुल। समय नहीं बचता है। आपका कॉपी मिला, क्वेश्चन मिला, टाइम स्टार्ट हुआ कि आप लिखना चालू करिए, हाँ जी, एक क्वेश्चन एक ऐसे जी। आपका खत्म हुआ, मुश्किल से आप 10 सेकंड 20 सेकंड रुकिए, गर्दन थोड़ी सी सीधा करिए, फिर दूसरा लिस्ट स्टार्ट कर दीजिए, तभी आपका कंप्लीट हो पाता है। कितने साथी ऐसे हैं हाँ जिनका जी, क्वेश्चन छूट गया, जो ऐसे नहीं बिल्कुल कर पाए, बिल्कुल। ट्रांसलेशन जल्दबाजी में क्या किए कि लास्ट में ट्रांसलेशन अटेम्प्ट लिया उन्होंने, जो कि प्रोसेस गलत है। लास्ट में ट्रांसलेशन अटेम्प्ट हम्म। लिया और जल्दबाजी में पता नहीं लिखना क्या, बनाना क्या, क्या ट्रांसलेशन वो कर दी है, हाँ जी, ये चीज होता है। तो आपने टाइम मैनेज किया, पहले क्या किया था अटेम्प्ट, और कैसे किया पहले टाइम मैंने मैनेज? ट्रांसलेशन ही स्टार्ट की थी, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन स्टार्ट करने का फायदा भी यही होता है कि आप हाँ सबसे जी, पहले आपके पास पर्याप्त टाइम होता है, अगर थोड़ा सा टाइम ज्यादा भी लग हाँ गया जी, तो आप बिल्कुल सोच समझ बिल्कुल। के लिखेंगे, और मुश्किल से 100-150 वर्ड आपको लिखना होता है, और उसमें आपको हम्म। 50 मार्क्स का वो होता है। तो ऐसे हाँ अगर एक जी, इंग्लिश का, एक हिंदी का आपने कर लिया, तो आपके 100 मार्क्स का क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया, एकदम बिल्कुल। सही से, एकदम फ्रेश मूड के साथ। और तब ऐसे में हाँ मान जी। लीजिए अगर लास्ट में इंग्लिश कैसे आपने लिख लिया, हिंदी कैसे में टाइम कम पड़ गया, मान के चलिए, हम्म। तो अगर आप 5 लाइन वहां पे छोड़ भी देंगे ना, वहीं पे कंक्लूजन कर देंगे जल्दी जल्दी में, तो भी उसको चेक हाँ। करने वाले को पता नहीं चलेगा कि ये और लिखना चाह रहा था या यहीं तक आना चाह रहा था, है ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये हाँ आपको जी, चेक करने वाले के हिसाब से सोचना पड़ेगा, आप टीचर के हिसाब से बिल्कुल। सोचिए। लेकिन आप ट्रांसलेशन में 5 लाइन छोड़ के दिखा दीजिए, नहीं नहीं, उसमें तो मार्क्स कट वो जाएंगे देखेगा कि अच्छे भाई इसके खासे। बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं, और इररिलेवेंट बातें लिख के हाँ, दिखा दीजिए तो भी नहीं होगा। लेकिन वही ऐसे में तो, क्या है, वही वही। थोड़ा सा टॉपिक से आप अगर इधर भी चले गए, फिर आप उसको वापस घुमा के ला सकते हैं, हाँ है कि जी, नहीं। यानी कि टॉपिक से अगर जी, डेविएट भी हो गया तो फिर से आप उसको घुमा के, हाँ, कंक्लूजन के साथ जोड़ सकते हैं। ये बिल्कुल। फायदा है ऐसे लास्ट में अटेम्प्ट करने का। तो कुछ लोग इस तरीके से भी सीक्वेंस अरेंज, मतलब सोच समझ के वो नहीं किए होंगे, जिनकी वजह से उनके मार्क्स कटे हाँ होंगे। जी, मैं उन हर बिंदुओं पर बिल्कुल। चर्चा कर रहा हूँ जिससे आपके पेपर 2 में मार्क्स कट सकते हैं। अच्छा, हाँ जी। पूजा जी ये बताइए कि आपके पिछले बार जो थे वो कितने मार्क्स थे, प्री में और मेंस में? मेंस का तो खैर आपको पता चल ही गया, हाँ वो तो रिजल्ट आ गया होगा पिछली बार का, अगर पिछली बार का क्या जी था सर, स्कोर जी आपका? सर। सर मेरा प्री में था 153.75 और मेंस में 125 था। प्री में था 155 153.75। पिछली बार का, हाँ, और मेंस में कितना था पिछली बार? 125। 125 था, मतलब पिछली बार भी जो है सीट्स ज्यादा होती तो पिछली बार भी आपका सिलेक्शन होता, लेकिन फाइनल मेरिट में आप चूक गई, है ना। तो जी आपको सर। क्या लगता है कि चेक करने वाले के मूड पे डिपेंड करता है कि नहीं ये चीज, मेंस की कॉपी? हाँ सर, मुझे लगता है, बट बहुत हद तक नहीं। हम्म। अगर अच्छा लिखेंगे तो कोई भी एग्जामिनर, कोई भी चेक करेगा, उसको अच्छा ही लगेगा। अच्छा, कुछ थोड़ा साथी, बहुत जैसे करता इसका है इसका सर, जवाब बट आप लोग बहुत से मैं ज्यादा। चाहूंगा कि जैसे कुछ साथी का कहना ये है कि मैंने पिछली बार दिया था मेरा 130 था, मेरा 140 था, इस बार मेरे 100 भी नहीं आए होंगे जो सिलेक्शन छूट गया। क्या लगता है उनका क्या कारण हो सकता है सिलेक्शन ना होने का? सर मुझे तो एक कारण ये लगता है हम्म, कि टीयर 1 के जो कट ऑफ थे बहुत कम गए हैं। ठीक हम्म, है, तो मेरे को लगता है ना कि इस बार टीयर 2 को कंसीडर करके मेरिट बनाया गया है, क्योंकि 160 प्लस लाने के बाद भी अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मतलब क्या है सर। टीयर 2 में ना, मतलब एक एक वो लोग का तो एक कट ऑफ होता ही, हम्म, उसको जिसके टीयर 2 में मार्क्स हाई है उसको एक मतलब स्टैंडर्ड बना दिया गया होगा,
उसको कंसीडर किया गया हो, मेरे को ऐसा लगता नहीं है। नहीं, तो देखिए मैटर किया उसने, क्या किया वो तो खैर डिपार्टमेंट की, जो तो हमारे हाथ की बात ही नहीं है। मतलब मैटर क्या करता जी है सर। कि आप ये बताइए कि क्या टीयर 2 में उनके मार्क्स क्यों कम आए होंगे। अब मान लीजिए कम आए, तो इसमें तो उसकी गलती तो नहीं है ना, या जो भी चीजें हैं, तो उनके मार्क्स कम क्यों हो सकते हैं, उनके कम होने का क्या क्या रीजन आपको लग सकता है? कि भाई उसने तो 150 लाया, 145 लाया प्री में, मेंस में अगर मार्क्स उसके कटे हैं, तो क्या क्या लग सकता है कि कहाँ पे कट सकते हैं उन लोगों के मार्क्स, मेंस में अगर किसी का सर मार्क्स कम। मेरे को ये लगता है कि सभी टीयर 1 पे ज्यादा फोकस करते हैं सर। टीयर 2 पे कोई जब टीयर 1 निकलता है, मतलब एग्जाम हो जाता है, जनरली सब ऐसे ही करते हैं। मैं भी फिलहाल वैसे ही की थी मैं भी, बट लेकिन आपका डिपेंड तो ये करता है है ना, कि आपका आपका तो कैसा पिछली पोर्शन बार है। का एक्सपीरियंस था, आप वहां से जी सर। छठी थी लास्ट स्टेप से, तो आपको इस बात का बिल्कुल मलाल था, और ये मेहनत आपने उसी हिसाब से किया है, तो आपको अनुभव भी था और नॉलेज भी था, दोनों आपके जी इस बार सर। काम आए हैं जो आप सिलेक्टेड हैं इस बार। जी सर। दीपशिका जी क्या लगता है आपको, मार्क्स न आने के बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं इस तरीके का, अब सच्चाई जी क्या सर। है वही जानते हैं कि पिछली बार क्या था नहीं था, लेकिन आप फिर भी बताइए आपको क्या लगता है क्यों मार्क्स कटे होंगे इस बार उनके, क्या क्या रीजन हो सकते हैं? सर पेन्स की बात कर रहे हैं ना आप, हाँ मेंस में? मेंस में जो लोग का प्री में अच्छे स्कोर लाते हुए भी मेंस में क्यों हम्म। का सिलेक्शन नहीं हुआ, मेंस में क्यों मार्क्स कट गए होंगे, क्या आपको लगता है ऐसा? सर मुझे लगता है कि मेंस के पेपर के लिए एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि पहले आपको क्या करना है हम्म और आपको कौन से टॉपिक पर ऐसे लिखना है और कैसे आपको उसको पूरा मतलब कंस्ट्रक्ट करना है। हम्म ये तो ऐसे का होगा। ट्रांसलेशन की सर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और मार्क्स का तो मेरे को बस यही लगता है कि कई लोगों को ये लग रहा है कि उनके इतने अच्छे मार्क्स थे पेपर हम्म 1 में, लेकिन पेपर 2 उनका अच्छा गया था, फिर भी मार्क्स नहीं आए। सर चेकर के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। और मुझे लगता है कि लक फैक्टर भी इसमें काफी हद तक मायने रखता है। तो ये हम्म। चीज भी है। और उनके लिए क्या जो कह रहे हैं कि पिछली बार मेरा 130 था, 140 था, लेकिन इस हाँ, बार मैं, क्या मैं 80 भी नहीं ला पाया, क्या मैं 90 भी नहीं ला पाया? तो वही चेकर के ऊपर। अब हर चेकर का क्या, उन्होंने क्या सोच के मार्क्स दिए होंगे, या कई बार हमको भी लगता है कि हमने अच्छा किया है, हम्म। और लेकिन चेकर की क्या अभी सोच क्या है वो लगता तो है आपको, चेकर जैसे के अभी ऊपर ही होगा ये ना। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं कहता हूँ हाँ जी। वो चीज अपने हाँ हाथ में जी। नहीं है, प्री का आप क्लेम कर सकते हैं, बिल्कुल। प्री का दावा ठोक वही। सकते हैं, लेकिन मेंस हाँ का अब जी। वही कहा ना कि एक ऐसे आप मुझे दे दीजिए चेक करने को, एक ऐसे आप चेक बिल्कुल करिए, बिल्कुल। तो क्या दोनों जी। सेम मार्क्स देंगे? कभी नहीं देंगे सेम मार्क्स। नहीं। आप किसी और बेस नहीं। पे नंबर कट करेंगे, मैं किसी और बेस पे नंबर कट कर सकता हूँ। हाँ जी। मुझे लगेगा इसका ये पॉइंट अच्छा है, इसको इतना देना चाहिए, आपको लगेगा नहीं देना चाहिए। हम्म। इसका कोई पैरामीटर फिक्स ही नहीं है ना, कोई दावा नहीं कर सकता कि जी। हमको आप इस पे क्यों नहीं दिए। सर मुझे तो ये लगता है कि ये जो पेपर 2 है ना, इसकी जो एस्से वगैरह है वो बहुत ही आपको सरल भाषा में लिखना चाहिए, ताकि वो अंडरस्टैंडेबल हो, मतलब सामने वाले को समझ आए, ऐसा भी ना लगे कि आपने पता नहीं क्या लिख दिया है जो चेकर को भी समझ ना आए। तो इसलिए रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल मतलब होना हम्म। चाहिए, ताकि वो समझ में आए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, आपकी बात क्लियर होनी चाहिए, पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। मतलब लैंग्वेज स्पष्ट होनी चाहिए कि जो चेक करने बिल्कुल। वाला है वो पढ़े और समझ ले। हाँ और जी। ट्रांसलेशन में जैसे कि अब ट्रांसलेशन करने में क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसा है कि ट्रांसलेशन हम्म। करते हैं तो उसमें जो भावात्मक ट्रांसलेशन होता है, कि आप उसका हाँ भाव जी। पकड़ के ट्रांसलेशन करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं काम देता है, क्या लगता है आपको? सर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन तो सही नहीं माना जाता, ये तो हमें पढ़ाया भी गया है। हम्म। भाव को पकड़ के ही ट्रांसलेट करना चाहिए, क्योंकि एक लाइन जैसे कुछ है इंग्लिश में कुछ भी, तो उसका भाव क्या आ रहा है वो आप कन्वे कर दें तो आप बिल्कुल सही है, फिर सही है, वही चीज सही है ना, मार्क्स, मतलब अच्छे वर्ड मार्क्स टू मिलेंगे। वर्ड आप कर रहे हैं तो ही आप सही नहीं नहीं है। नहीं, वो ठीक नहीं है। हाँ, और अगर आपका ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप उसका भाव पकड़िए, क्या वो पूछ रहा जी। है, उसके हिसाब से जो सबसे सुटेबल सेंटेंस आप फॉर्म कर सकते हैं हाँ जी। हाँ उसको जी। आप लिख दीजिए, वो आपका बेस्ट माना जाएगा और सही माना जाएगा। और सर मुझे ये लगता है कि जो पेपर 1 है वो हमारी ना एक हमारा एक बेस बनाता है, बैकबोन है मतलब वो, कि वो। रीढ़ की हाँ हड्डी एक जी। तरीके से। नींद, जी हाँ कह सकते हैं। तो मतलब आप आपका पेपर 1 का चेक करने का उनका यही मकसद होता है, हम्म, एसएससी का, कि आप पेपर 2 के काबिल हैं या नहीं है। हम्म। वही चीज होती है। तो वही की मेन चीज ना वोकेबुलरी और ग्रामर पे फोकस करना चाहिए। आपके वर्ड मीनिंग्स आपको आते होंगे, ग्रामर अच्छी होगी, तो आप ट्रांसलेशन चुटकियों में कर वही है लेंगे। ना, देखिए एक आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, एक आपका सब्जेक्टिव हाँ। एग्जाम है। पहला आपका हाँ ऑब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट करता है कि आप पॉइंट टू पॉइंट कितने जी। जानकारी रखते हैं, एक्यूरेट जी। एक्यूरेसी आपका चेक करता है कि एग्जैक्टली आपको उस हाँ चीज का जी। नॉलेज है कि नहीं। दूसरा आप सब्जेक्टिव कि आप लिखने में कैसे हैं,
आप सेंटेंस फॉर्मेशन कैसा करते हैं, बिल्कुल आपको जो बिल्कुल। ट्रांसलेशन वर्क दिया जाएगा, जो ट्रांसलेशन का काम दिया जाएगा, हम्म क्या आप उस लायक हम्म हैं कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग हम्म, ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन अगर उनसे सेंटेंस जी फॉर्मेशन कह दिया जाए कुछ और, वो लिखने नहीं का हो कह दिया पाता। जाए, उनकी राइटिंग सही नहीं होती है, वो हम्म उनका स्पीड सही नहीं होता है ना, या वो अच्छे से फॉर्म नहीं हम्म, कर पाते, उतने कम टाइम में जी उनको उतना सोचना कि हाँ किस तरीके से सेंटेंस फॉर्म का, हम्म वो उनका सब्जेक्टिव नॉलेज चेक करने का ये तरीका होता है। और फिर इन्हीं दोनों को मिला के प्री 200 और मेंस 200 का 400 का मेरिट बन जाता है, जिसमें फिर आपका जी सिलेक्शन हो रहा है। तो इसमें क्या है कि हम्म दोनों, किसी को हम ये नहीं कह सकते कि यही पढ़ो यही पढ़ो। जो लोग भी तैयारी किए हम्म होंगे मेरे ख्याल से, हाँ ठीक है, प्री का लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि ग्रामर अगर आपकी अच्छी रहेगी तो ग्रामेटिकल हम्म नॉलेज आपका अच्छा होगा, और ग्रामेटिकल नॉलेज आपके पास हम्म, रहेगा तो ही आप लिखने में भी अच्छे होंगे। तभी आपको हाँ पता जी चलेगा कहाँ पे कौन सा वर्ड रखना है, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है कि नहीं है। हम्म, क्योंकि आपने ऑलरेडी उस तरह के सवाल पहले ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार कर चुके हैं ना, कि 4 लाइन हाँ दिया जी हुआ है, इनमें से सबसे सुटेबल सबसे सही सेंटेंस कौन है। तो हाँ आपको इस जी चीज का जी नॉलेज तो कम से कम है कि क्या सही होना चाहिए क्या गलत होना चाहिए, उसी को आप प्रैक्टिकली हम्म यहाँ यूज कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं। हम्म, तो दोनों की तैयारी करनी होगी। जो भी साथी हाँ हमारे जी तैयारी कर रहे हैं, या जो भी इस बार गलती हो गई किसी कारणवश नहीं सिलेक्शन हुआ, उनको प्री के साथ साथ आप मेंस की भी तैयारी करिए। क्या, अच्छा एक चीज अगर मैं बात पूछूं, मैं हाँ जी सारे सवाल वही ले रहा हूं जो किसी के मन में आ सकता है, जो सिलेक्टेड नहीं है या वो जो पूछना चाह रहे होंगे। बाद में तो कमेंट हम्म आएंगे ही, तो उनका रिप्लाई तो धीरे धीरे जो भी होगा आप लोग भी दे दीजिएगा या मैं भी दे दूंगा, जो बाद में कमेंट करेंगे। लेकिन ये बताइए, हाँ कुछ लोग जी एकदम सटीक जानना चाहते हैं, कई तरह के लोग हैं, कि हाँ बताइए कि कितना पढ़ लें कि सिलेक्शन हो जाएगा, जीएसटी के लिए कितना पढ़ना पर डे सफिशियंट होता है। तो पहले दीपिका जी आप बताइए कि कितना आपका सेल्फ स्टडी का आवर क्या लगता है होना चाहिए, और आपका क्या था। सर मैं अपना बता रही हूँ। मैंने पेपर वन में शुरू शुरू में जब मतलब पेपर वन की जो तैयारी हमने की थी, 6-7 घंटे पढ़ी थी मैं पर पेपर डे, वन के लिए। हाँ पर डे। पर डे शुरू पढ़ते शुरू थे में या धीरे धीरे अल्टरनेट वो में पढ़ते थे, या संडे को है संडे ना, पढ़ते थे, इस तरीके से। रोज 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 का बता रही हूँ। फिर अच्छा। धीरे धीरे जैसे एग्जाम नजदीक आता गया ना, वो पता नहीं कैसे अपने आप कम होते गए आवर्स। छह अच्छा। की जगह 4, 5, हाँ 3 ऐसे हाँ। ये हो गया। तो मतलब मोस्टली आप 3-4 घंटे का एवरेज ले सकते हैं एवरेज मतलब। 4 घंटे का, ठीक है। मेंस जी की तैयारी क्या हाँ। प्री के साथ किया था आपने या अलग अलग, कि नहीं पहले मैंने प्री मैंने आपको निकालूंगी जैसे फिर मेंस। बताया। हाँ पहले मैंने प्री का ही किया था, और मैंने आपको बताया कि मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया था एक्चुअली। हम्म एक सर हैं आनंदन सर, हम्म। उनका कोर्स ज्वाइन किया था। तो वो रोज हमें ट्रांसलेशन पैसे देते थे और ऐसे भी देते थे करने के लिए, तो मैं मतलब वो आपने पहले करती थी। प्री का तैयारी किया फिर मेंस पे डेडिकेटेड। फिर मेंस के लिए किया। सर मेंस में पता है क्या है, जो मैंने देखा, जो मुझे लगा कि मेंस के लिए कई बार हमको एक थोड़ा गाइडेंस की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि प्री की तो हम निकाल सकते हैं जैसे तैसे करके, लेकिन मेंस के लिए आपको जब आप ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको ये चाहिए कि कोई उसे चेक करे कि आपने किया कैसा है वो। तो उसके लिए मुझे लगा कि एक टीचर होना चाहिए, इसलिए मैंने कोर्स ज्वाइन किया था जो मुझे चलिए, बता सके मेरी और एक गलतियां चीज क्या और है कि आपने देखिए, और एक चीज और मैं कर दूं सभी लोगों है। को हाँ जी क्लियर, कि जो भी ये बातें चाहे ये बताएं चाहे पूजा जी बताएं चाहे कोई बताएं, वो उनके हिसाब से फिट बैठती बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हाँ ये क्योंकि बात तो है। इनका माइंड लेवल अलग होगा, जैसे पूजा जी का पिछले हाँ साल एग्जाम हाँ देने का जी एक्सपीरियंस था, तो वो कहें कि मैं 2 घंटे ही पढ़ी, चाहे इस बार कम पढ़ी हूं तो भी सिलेक्शन हो गया। वो सर तो सबका आपको अपना ये अलग अलग चीज नहीं होता है। समझना है, ये क्लियर कर दो, क्योंकि बहुत लोग यही समझने फिर लगते हैं, नए साथी जो हैं हम्म खासकर। जैसे हम्म ये कह हम्म रही हैं कि पहले मैंने प्री का तैयारी किया फिर मेंस का किया, तो हम्म, जरूरी नहीं है कि आपके लिए भी ये रूटीन फिट बैठे। नहीं आपको नहीं नहीं अपनी सबके क्षमता लिए पता है, सबको अपनी क्षमता पता है। हम्म अगर मान लीजिए किसी का बेसिक कमजोर होगा, तो उसको तो फिर हम्म, प्री के बाद 1-1.5 महीने में उसकी मेंस की तैयारी संभव ही नहीं हो नहीं है, पाएगा पॉसिबल सर। नहीं है। तो आपको प्री के साथ ही मेंस की करनी है। तो पहले आप अपनी क्षमता बिल्कुल समझिए, क्या आपका ट्रांसलेशन बनाने बिल्कुल। का लेवल है। जो लोग इस बार हाँ एग्जाम दे चुके हैं तो उनको कम से कम उतना लेवल आ चुका है, तो वो ऐसा करे हाँ तो जी चल जाएगा। लेकिन जो साथी नए हैं, उनको जो क्या है कि प्री के साथ साथ, जैसे मान के चलिए 1 घंटा, मैं यही कहता हूँ 4 घंटे का रूटीन बनाइए। 1 घंटा इंग्लिश ग्रामर, 1 घंटा हिंदी ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में अगर नाउन पढ़ रहे हैं तो हिंदी ग्रामर में आप संज्ञा पढ़िए, सेम डे सेम टॉपिक रिलेट करके पढ़िए, कोई ग्रामर अलग नहीं है। फिर उसके बाद आप 1 घंटे इंग्लिश एस्से वगैरह को दीजिए, एस्से और ट्रांसलेशन, और 1 घंटे हिंदी एस्से ट्रांसलेशन। 4 घंटे आप पर डे फॉलो करिए, ज्यादा नहीं, 3 से 4 महीने इस तरीके का रूटीन आप अगर रखते हैं तो सिलेक्शन आपका 100% होगा। लेकिन एकदम डेडिकेटेड करना होगा, ये नहीं कि आज किया 2 दिन नहीं करूंगा। अच्छा पूजा जी, आप बताइए, आप तो मेंस का फिर बाद में किए होंगे या पहले ही साथ में तैयारी की है। नहीं सर, साथ में नहीं किया था।
तो इसमें आपको क्या लगता है कि आपका बाद में पहले का नॉलेज काम दिया ना, इसलिए आपने साथ में नहीं किया, आपको उतना पता था कि मेरा ट्रांसलेशन कुछ लेवल अच्छा है? नहीं सर, ऐसा बात नहीं था। मतलब ऐसे मेरा ट्रांसलेशन ठीक ठाक है, बट पहले मैंने क्या किया था, पहले तो मतलब जो फर्स्ट टाइम में जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें मेरा तैयारी बिल्कुल था नहीं। 1 मंथ करके मैंने प्री दिया था, तो टीयर 2 का तैयारी का तो कोई बात है नहीं। ठीक, जब टीयर 1 दे दिया उसके बाद आपने दिन से ही सेल्फ मैंने अपना स्टडी किया ट्रांसलेशन। या कहीं से फिर कुछ वो किया था कोर्स वगैरह? नहीं, मेरे घर के ही पास एक टीचर पढ़ाते हैं, वहां पे मैं पढ़ती थी ऑफलाइन। देखिए वही चीज है। अब एक चीज समझ लीजिए, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर मुझे क्या कहीं कोर्स ज्वाइन कर लूं, कहीं पे पैसा दे के खरीद लूं कोर्स, या कुछ ये करूं। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब है। सबसे पहले मैंने क्या कहा, आप अपनी क्षमता को पहचानिए। आप अगर देखिए, सबसे अच्छी स्टडी कोई मानी जाती है तो सेल्फ स्टडी है, खुद से पढ़ना। अगर आपको कोई टीचर पढ़ा दिया, मान लीजिए दीपशिका जी ने कोई कोर्स ज्वाइन किया, उनको टीचर ने वर्क दे दिया, वो एक गाइड कर रहे हैं। टीचर क्या करता है, आपको गाइड करता है। तो इन्हें अगर लगा कि मुझे गाइडेंस की जरूरत है तो इन्होंने ज्वाइन किया, इनके लिए वो चीज फिट बैठ गया। आपको जरूरत नहीं है। आप अगर किसी और की बातें क्लास में जाके आपको उतनी अच्छे नहीं समझ में आती, जब तक आप खुद नहीं रिवाइज करें, खुद नहीं पढ़े, तो आपको अपनी क्षमता पहले समझनी है। आपको देखना है कि क्या मुझे बेसिक से ही प्रॉब्लम है। तो बेसिक आपको कोई टीचर नहीं पढ़ाने वाला इस एज में। आप एमए करके जाएंगे और किसी को कहेंगे कि भाई मुझे नाउन पढ़ा दो, नाउन की परिभाषा समझा दो, नाउन क्या होता है, तो आपको नहीं होगा। पहले आप उस लेवल तक पहुंचिए कि आपको बेसिक ग्रामर आपको समझ में आ जाए। एक बार आप पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट करिए, इसी तरीके से जो भी जो वर्ड्स वोकैब हैं थोड़ी थोड़ी तैयार करते चलिए। फिर आपको लगे कि ऐसा हाँ जरूरत है मुझे, तो आप फिर किसी टीचर से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यही है कि अगर आप खुद से तैयारी करें, मैं अपनी बात बता दूं, मैंने कहीं कोई कोचिंग नहीं लिया, कहीं किसी से नहीं कुछ पूछा। मैंने मुझे जो सही लगा कि हाँ ये पूछ सकता है, मेनली मैंने पता है क्या फॉलो किया, कि आपको एसएससी का जो आता है, एसएससी एग्जाम को फॉलो करिए। आप सिर्फ वही एक जो नीति जी थी वो सही बिल्कुल बता रही थी कि आपको इस चीज को सोच के नहीं पढ़ना है कि आप सिर्फ जीएसटी की तैयारी कर रहे हैं। आपको ये सोच के पढ़ना है कि आप सीजीएल का भी पेपर दे सके, एमटीएस का भी पेपर दे सके, सीएचएसएल का भी पेपर दे सके। इंग्लिश तो सब में आती है, तो आपको इस लेवल की तैयारी करनी है कि आप सीजीएल का भी एग्जाम दे, उसके इंग्लिश में भी अच्छा स्कोर कर सके, है ना। तो मैं सीजीएल का भी अगर वो लगाता था इंग्लिश का सेक्शन, तो 25 में मेरे 20, 22, 23 ऐसे सही हो जाते थे। तो मुझे इस बात से मैं ये चेक कर लेता था कि हाँ मेरी तैयारी अप टू द मार्क हो रही है, कि मैं इस एग्जाम की भी तैयारी कर रहा हूँ, तो जीएसटी में भी मेरा अच्छा होने जा रहा है। या जो वहां से और दूसरा मैं टेस्ट लगाता था। टेस्ट आप लोग भी लगाते होंगे, टेस्ट बुक ऐप आता है, या और भी जहां से भी जो है, या किसी कोचिंग में कोई ज्वाइन किए हैं तो वो टेस्ट दे रहे हैं तो अलग बात है। टेस्ट बुक ऐप का मैंने टेस्ट लगाया, जितने भी टेस्ट दिए थे सारे टेस्ट मैंने लगाए। और पहली बार कोई ऐसा एग्जाम था जिसका मैं इतना टेस्ट लगाया। आज तक किसी एग्जाम का इतना टेस्ट नहीं, 1-2 देख लिया हो गया। उससे क्या हुआ कि मैं फाइनल एग्जाम में गया, जब प्री का एग्जाम दिया, तो और लोग पेपर कर रहे थे, मैं 15 से 20 मिनट, प्री में बहुत लोगों का टाइम कम हो जाता है, मेरा 15 से 20 मिनट पहले पेपर ओवर हो चुका था, और मैं बैठा हुआ था बेफिक्र होके। फिर एक बार नजर मार रहा था कि चलो कोई क्वेश्चन बनाया जा सकता है क्या, नहीं तो 15-20 मिनट पहले खत्म हो गया। सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है, आपका टाइम मैनेज हो जाता है। और प्री में आप अच्छा स्कोर करते हैं तो मेंस में आपका चांस रहता है ज्यादा अच्छा, कि थोड़ा सा कम भी होगा तो आपका मेकअप कर लेगा। टेस्ट वगैरह आप लोग लगाए थे क्या, ये बताइए। टेस्ट सीरीज मैं तो टेक्स्ट बुक पे मैंने भी मतलब पास लिया था, उसका पास होता है ना 1 ईयर का साल भर कुछ का ऐसे। होता है यहाँ। तो सर मैंने भी उसमें बहुत सारे टेस्ट दिए थे। हाँ हाँ जी। पूजा जी आप टेस्ट वगैरह लगाई थी कभी? हाँ सर, ये चीज अच्छा, टेक्स्ट बुक से मैंने भी। टेक्स्ट बुक से देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि आप जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे, अगर आप ये लोग जाना हाँ जी। चाहेंगे तो सब लोग टेस्ट लगाते हैं। टेस्ट से क्या होता है, एक मॉक टेस्ट जो होता है, या तो ऑफलाइन हाँ आप जी। खरीद हाँ लीजिए। मेनली आपका ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है तो टेक्स्ट बुक सबसे बढ़िया है। प्रचार नहीं कर रहा हूँ किसी का, पैसे नहीं मिले हैं टेक्स्ट बुक के, लेकिन जो अच्छा है उसको अच्छा कहना होगा। तो आपको वहां से एक आइडिया लग जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी वहां पे अवेलेबल है, आप उसको लगा के देख सकते हैं। करीब करीब आपको टोटल 15-20 टेस्ट जो है मिल जाते हैं। उतना भी आप लगा लेते हैं ना, तो आपका टाइम बिल्कुल मैनेज हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा किस तरह का क्वेश्चन आता है, क्योंकि जो कभी टेस्ट नहीं लगाए ना, वो क्वेश्चन पढ़ेंगे 4 लाइन का, इसमें क्या करना है। और जो टेस्ट लगाए मुझे मालूम है कि भाई इसमें सेंटेंस अरेंज करने को पूछ रहा है, बस देखा समझ गया, फिर अपना अरेंज करने पे फोकस कर रहे हैं। और बच्चे क्या कर रहे हैं कि वो पढ़ रहे हैं कि इसमें करना क्या है, जो पहली बार देख रहे हैं, भले उनका नॉलेज अच्छा है कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट नहीं लगाए, उनको आइडिया नहीं है ये सेंटेंस इसमें पूछेगा या इसमें क्या करना है। तो आपको समय बचता है, आप टेस्ट लगाइए। और टेस्ट कब लगाना है, शुरू से ही टेस्ट नहीं लगाना है। मैंने क्या कहा, पहले एक बार बेसिक तैयार करिए, उसके बाद आप एक टेस्ट लगा के देखिए, हफ्ते 10 दिन पे एक टेस्ट लगा लीजिए, आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। प्री की बात कर रहा हूँ।
और उस हिसाब से जो कमी, जो गलती रह गया, उस क्वेश्चन पे ज्यादा दिमाग लगाइए, उसका लास्ट में सॉल्यूशन भी देता है कि मेरे कहाँ कमी रह गई, उसको अच्छा कर लीजिए कि अगर ये क्वेश्चन दोबारा आए तो कभी ना छूटे। तो बहुत सारी बातें हैं तैयारी के लिए, फिर जो इंडिविजुअली सबसे मैं पूछूंगा ही बाद में। तो मेनली आपको ये ध्यान रखना है। तो आखिरी में अभी सेशन को एंड करता हूं, 2 शब्द आप बता दीजिए मेनली उन लोगों के लिए जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनको अब क्या करना चाहिए, 2 लाइन में। दीपिका जी बताइए। सर उन्हें अगले मतलब नेक्स्ट ईयर की तैयारी के लिए लग जाना चाहिए। उन्हें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि कोई एक अगर एक चांस मतलब अगर एक बार में नहीं हो पाया है, मतलब एक नहीं मिल, तो इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई। जिंदगी में और बहुत मौके आएंगे। बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी में बहुत तरीके हैं, बहुत जॉब्स हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छा ही होगा। ऐसी कोई और कुछ ना कुछ दिक्कत अच्छा लिखा होगा, ये जरूर मान के बिल्कुल चलिए। इससे भी अच्छा हमेशा लिखा है। होपफुल रहिए, हमेशा उम्मीद बनाए रखिए। हाँ जी। ठीक है। एक किसी भाई ने तो ग्रुप में कभी लिखा हार था, नहीं माननी हाँ, कि चाहिए। सर आप हमेशा ये कहते हैं तसल्ली ही दे रहे हैं, ऐसा। मैंने उनको समझाया कि भाई तसल्ली देना गलत नहीं है। अगर मेरी 4 बात कहने से किसी को तैयारी करने का मन हो जा रहा है तो ये गलत नहीं है, आप उस चीज को गलत वे में ले रहे हैं। अभी सेशन करने का इतना क्या उद्देश्य था? सब सेलेक्टेड हैं, सब अपने अपने घर पे मजे कर सकते थे, लेकिन मेनली उन लोगों के लिए, सेलेक्टेड को तो सब पूछ रहा है, हर जगह ये कहेंगे कि हाँ बहुत अच्छा किया, ये किया, लेकिन जो मेरे भाई सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, हम लोग अगर उनके लिए कुछ कर दें तो उससे अच्छी बात क्या होगी, है ना। और मैं ये मौका देता हूँ, आप मुझसे जितना पूछ सकते हैं, जो लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं उनसे पूछ सकते हैं। ग्रुप है हमारा टेलीग्राम ग्रुप, और ये व्हाट्सएप ग्रुप मैं लिंक दे दूंगा, वहां ज्वाइन कर लीजिए। जो आपको सवाल समझ में नहीं आ रहा, कैसे होगा, क्या होगा, असाइनमेंट नहीं जमा हो रहा, जो नया तैयारी, जो साथी नए जुड़े हुए हैं तैयारी करने के लिए, अगला एग्जाम देने वाले, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, सब लोग आ सकते हैं। ये जितने भी मीटिंग होती हैं उसमें आप, मैं ग्रुप में लिंक भेजता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ लोग कह रहे थे कैसे ज्वाइन करना है, तो व्हाट्सएप पे लिंक भेजता हूँ और टेलीग्राम पे, आप ये दोनों ग्रुप ज्वाइन करके रखिए, तो वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। और बिल्कुल आपको ये नहीं करना है कि मुझे नहीं बुलाया गया, आप आइए, कुछ नहीं तो आप बैठ के सुनिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। पूजा जी आप क्या कहेंगी, जिनका सिलेक्शन है उनके लिए 2 शब्द। हाँ सर, जैसा आपने कहा, जो भी होता है देखिए सर अच्छे के लिए ही होता है। हो सकता है कि उनके इसके बाद उनको और अच्छा कुछ अपॉर्चुनिटी मिले, और हार मानने से तो कुछ होगा नहीं सर। जो भी एग्जाम सामने है, अभी बहुत सारे आप एग्जाम है, उदाहरण है ना, डीआरडीओ। आप सामने है ना, आप ही तो उदाहरण है कि जी पिछले बार सर। आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और इस बार आपने सिलेक्शन लिया। एक रवि जी थे जी सर। पिछले सेशन में, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और इस बार उन्होंने सीनियर निकाला है, वो भी पहला प्रेफरेंस, एयरफोर्स वाला जी हेडक्वार्टर सर। उनको मिला है। तो ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं। जी ठीक है। सर। तो इन्हीं बातों के साथ सभी साथी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ कि किसी कारणवश, उनको हार मानने की जरूरत नहीं है, फिर से तैयारी जी करिए। सर। अगर हम लोगों से कुछ मदद चाहिए होगा, आप बेझिझक कमेंट करिएगा, बेझिझक बताइएगा, आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपको जहां भी हमारी जरूरत समझ में आए, हम लोग में से किसी, अच्छा दूसरी बात और, कि जो लोग भी सिलेक्टेड हैं उनके लिए क्या है कि सभी ग्रुप मैंने टेलीग्राम व्हाट्सएप पे ग्रुप बना दिया है डिपार्टमेंट वाइज। आप इस चैनल के लिंक में जो है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप लर्नर्स फेलो का ग्रुप ज्वाइन करिए, और वहां मैंने भेज रखा है, आप मैसेज कर दीजिएगा कि मुझे इस ग्रुप में ऐड होना है। तो आपको डिपार्टमेंट में जो लोग सिलेक्टेड है वहां पे ऑलरेडी आपके डिपार्टमेंट में सब ऐड हैं, तो आप उनसे बात करके आगे की प्रोसेस वो समझ सकते हैं। ठीक है। तो मुझसे जितना हो पा रहा है, और अगर कुछ मुझे करना चाहिए आपको लगता है तो बिल्कुल कमेंट में बताइएगा कि हाँ ऐसा करिए, ऐसा मुझसे, मुझे मतलब आपके ऐसा करने से मुझे हेल्प मिल जाएगी। ठीक है। और जिन भी साथी को जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट से जिस भी डिपार्टमेंट की मदद चाहिए होगा, आप बताइएगा, मैं उनको लाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि हर डिपार्टमेंट के कोई ना कोई जुड़े हुए हैं। और किसी को कुछ कहना है या सेशन को एंड किया जाए, बताइएगा। सर बस एक ही लाइन में बात खत्म करूंगी मैं तो, कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए।